हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट देखना है और इस प्रैक्टिस सेट के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 25 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 25 से यहाँ पर 18 बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 37 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 25 से यहाँ पर 18 कैसे बना है। तो मेरे भाई 25 से यहाँ पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 25 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 2 और 5 मिलकर बन जाएगा 7। और मेरे भाई इस 7 का क्या किया गया है, यहाँ पर इस 7 को 3 के साथ में किया गया है गुणा। यदि हम 7 को 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 7 तिये 21। और मेरे भाई इस 21 में से भी यहाँ पर -3 करके यहाँ पर लिखा गया है 18। और ध्यान से देखिए 18 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 37 के अंदर और इस 37 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 37 की दोनों संख्याओं को आपस में हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 37 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7 और 3 मिलकर बन जाएगा 10। और इस 10 का भी हम क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 10 का गुणा 3 के साथ में कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10 तिये 30। और मेरे भाई इस 30 में से हम क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। तो 30 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 27। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 27। अब हमें देखना है कि संख्या 27 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 27 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक कूट भाषा में यदि PEN को 17 7 17 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CAP को क्या लिखा जाएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि PEN को यहाँ पर 17 7 17 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि CAP को क्या लिखा जाएगा।
तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि PEN को, यहाँ पर ध्यान से देखिए PEN को क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसको लिखा गया है 17 7 17। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से नंबर ज्ञात करना हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने ये वाले जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। उसके बाद में इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद में है E आता है 5 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, N आता है 14 नंबर पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए P से यहाँ पर लिखा गया है 17, यानी कि 16 से लिखा गया है 17। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 17। फिर देखिए यहाँ पर E से यहाँ पर लिखा गया है 7, यानी कि 5 से लिखा गया है 7। तो 5 से 7 बन जाएगा कैसे, यदि हम 5 के अंदर +2 कर दें तो 5 और 2 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए इसी प्रकार से N से यहाँ पर लिखा गया है 17, यानी कि N आता है 14 नंबर, 14 से लिखा गया है 17। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें, +3 कर दें तो 14 और 3 मिलकर बन जाएगा 17। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर ये जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर पहले लेटर में +1, दूसरे लेटर के अंदर +2 और तीसरे लेटर के अंदर +3 करके ये वाली संख्या लिखी गई है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर CAP को क्या लिखा जाएगा ये पता करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है CAP, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए C आता है 3 नंबर पर है, A आता है 1 नंबर पर और P आता है कितने नंबर पर, 16 नंबर पर है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले लेटर के अंदर तुम क्या करेंगे, +1, दूसरे लेटर के अंदर हम क्या करेंगे, +2 और तीसरे लेटर के अंदर हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 के अंदर +1 कर देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4 है। फिर देखिए 1 के अंदर +2 करेंगे तो 1 और 2 मिलकर बन जाएगा 3 है। और मेरे भाई यहाँ पर लास्ट में 16 के अंदर +3 कर देंगे तो 16 और 3 मिलकर बन जाएगा 19, यानी कि CAP इसको लिखा जाएगा 4319। अब हमें देखना है कि 4319 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 4319 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा राज्य ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि कौन सा राज्य ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि झारखंड राज्य ब्लैक डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रामबाण 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकता है और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 6 का संबंध है 18 के साथ में, उसी प्रकार से आपको बताना है कि 14 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया था। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि 6 का संबंध 18 के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 6 से यहां पर 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 6 का किया गया है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 से 18 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 36 को 2 से भाग किया गया है। यदि हम 36 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां पर बनेगा 18 और 18 यहां पर हमारे सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे किसके अंदर, इस 14 के अंदर है और इस 14 से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 14 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 14 का स्क्वायर होता है 196। अब इस 196 को भी हम क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 196 को 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 98। अब हमें देखना है कि 98 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 98 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 98। और जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 98 आया था, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहां पर बीच में 16 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर इस दूसरी आकृति में चेक करना है कि यहां पर बीच में 19 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आप को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब मेरे भाई यहां पर देखिए इस पहली आकृति के अंदर यहां पर बीच में 16 लाया गया है कैसे, तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इस 16 के चारों तरफ जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहां पर देखिए यहां पर पहली संख्या है 4, उसके बाद में देखिए दूसरी संख्या है 7, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद में तीसरी संख्या है 3, तो मेरे भाई 11 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और 3 हो जाएगा मेरे भाई 14। उसके बाद में देखिए चौथी संख्या है 2, तो 14 और 2 हो जाएगा 16। यानी कि 16 के बाहर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ देंगे तो बीच की संख्या 16 हमें ज्ञात हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस दूसरी आकृति में बीच में 19 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे 19 की बाहर की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहली संख्या है 5, 5 के अंदर यदि हम 7 को ऐड कर देंगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12। उसके बाद में देखिए तीसरी संख्या है 6, तो देखिए 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। 18 के बाद में यहां पर देखिए मेरे भाई चौथी संख्या है 1, तो 18 और 1 कितना हो जाएगा 19। यानी कि 19 की बाहर की सभी संख्याओं को भी यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो यहां पर बीच की संख्या में मिल रही है 19। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई करेंगे क्या, इस प्रश्न चिन्ह के बाहर जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी
सभी संख्याओं को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह के बाहर पहली संख्या है 8, उसके बाद में देखिए दूसरी संख्या है 3, तो 8 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो बन जाएगा 11। उसके बाद में देखिए तीसरी संख्या है 7, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा 18। और उसके बाद में देखिए चौथी संख्या है 4, तो 18 और 4 हो जाएगा 22। यानी कि इस तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 22। अब हमें देखना है कि 22 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 22 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु में, ऑप्शन बी है देहरादून में, ऑप्शन सी है मुंबई में, और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1955 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1967 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1957 में, और ऑप्शन डी है वर्ष 1966 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में। तो सातवें प्रश्न के अंदर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है रतौंधी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है एनीमिया, और ऑप्शन डी है बेरी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपनी नोटबुक के अंदर आप इस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऑप्शन ए है बिहार राज्य से, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य से, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश राज्य से, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। और मेरे भाई ये नौवां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस प्रश्न को आप अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि कीमोथेरेपी कैंसर बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई आप सभी के लिए इससे भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट सूचनाएं क्या, हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है मिशन टारगेट क्लासेज के नाम से। उस यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई रोजाना आपके लिए 9:15 पर मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। जो भी अभ्यर्थी मॉक टेस्ट लगाना चाहता है वो मेरे भाई मिशन टारगेट क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, और यह मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है लगभग 21%। ठीक है, तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है। तो याद रखना, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा है लगभग 78%। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि CO2 गैस की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सफेद रेगिस्तान के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? ऑप्शन ए थार का मरुस्थल है, ऑप्शन बी है कच्छ का रण है, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर पठार है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सफेद रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है कच्छ का रण। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य से, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य से, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश राज्य से, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ई लाडली योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार राज्य से, ऑप्शन बी है झारखंड राज्य से, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य से, और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश राज्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोसी सिंचाई परियोजना बिहार राज्य से संबंधित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका क्या होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन बी है संक्रमण को रोकना, ऑप्शन सी है रक्त का थक्का बनाना, और ऑप्शन डी है
पोषण देना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त में प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका होती है रक्त का थक्का बनाना। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो याद रखना रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो विटामिन के है ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा सम्राट इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है हर्यक वंश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि समुद्रगुप्त सम्राट क्या है इलाहाबाद स्तंभ लेख से संबंधित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजा राज प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज राजा प्रथम चोल वंश का प्रसिद्ध राजा था। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एग्जाम के अंदर लगभग 85 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर कवर कर जाओगे, ठीक है। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए।
और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।